होना है अच्छे से पास तो आ जाइए NSA के पास। स्कोर करना है 90%, तो एक ही जगह है नीलेश सर एकेडमी। यहीं आपको अच्छे से स्कोर करने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स दिए जाते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। जिसने भी हमारी वीडियोस को प्रॉपरली स्टडी किया तो वो 12th कॉमर्स में वादा करते हैं हम लोग कि वो 90 अबव लेगा, क्योंकि हम लोग वही पॉइंट्स देते हैं जो पेपर में आने वाले। ये बार बार बोलना पड़ता है, क्यों? नए व्यूअर्स जुड़ते जा रहे हैं, इसलिए नए व्यूअर्स को ये सब चीज़ें पता नहीं होती है, लेकिन पुराने वाले व्यूअर्स जो है वो हमें अच्छे से बताते हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अच्छी शेयर करना चाहता हूँ। अब मुझे व्यूअर्स के कमेंट्स आना चालू हुए और उन्होंने बताना शुरू कर दिया है कि आपको अब कौन सा वीडियो बनाना है। जैसे कि अभी तक के 2 हो गए, वो एक इंग्लिश वोकैबुलरी का हुआ था और एक कौन सा हुआ था, एमिकेबल नंबर्स का हुआ था। यानी कि एक वैदिक मैथ्स का टॉपिक था और एक इंग्लिश वोकैबुलरी का था कि मुझे कमेंट्स कर बताया गया कि पर्टिकुलर टॉपिक पे सर आप वीडियो बना के दीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे ये क्लास में है और उनको उस चीज़ की ज़रूरत है। तो इतना विश्वास लोगों ने मुझ पे किया, व्यूअर्स ने किया है, तो आगे भी इसी तरीके से करते रहूँगा। लेकिन आज मैं अभी जो है वो कॉमर्स वाला ले रहा हूँ। कॉमर्स का जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वो ले रहा हूँ। आज शायद हो सकता है कि मैं दूसरा जो है बाकी जनरल क्लास के लिए जो है वो वीडियो नहीं बना पाऊँ, क्योंकि समय का अभाव है। तो आज हम लोग छोटा सा टॉपिक है, इसी को हम लोग कवर करेंगे। आज हमने देखा था डिबेंचर, है ना, डिबेंचर देखा था, उसके फीचर्स देखे थे हमने, और सिक्योर्ड देखा था हमने, है ना। लेकिन देखो क्या होता है कि सामने से जैसा हम पिक्चरों का टीजर देखते हैं, है ना, ट्रेलर देखते हैं, ऐसा लगता है अरे यार क्या पिक्चर बनी है, बहुत ज़बरदस्त। तो उसमें से कैसे बेस्ट जो सीन रहते हैं वो सामने रखे जाते हैं, और पूरी जो 3 घंटे की जो पिक्चर होती है वो देखकर फिर हम डिसाइड करते हैं अरे यार ये अच्छी थी कि खराब। लेकिन हम लोग ट्रेलर देखकर, टीजर देखकर कभी हम लोग तय नहीं कर सकते। हाँ, उत्सुकता जरूर जग जाती है। तो कल भी देखिए मैंने उत्सुकता बहुत जगाया था आप लोगों को कि डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं, ये होते वो होते, लेकिन उसमें भी टाइप्स होते हैं, और पर्टिकुलर टाइप्स अगर आपने लिया तो ही वो आपके लिए सिक्योर्ड रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि हर एक चीज़ों के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, और जहाँ ऑप्शंस होते हैं वहाँ कन्फ्यूज़न होता है, और वही कन्फ्यूजन की वजह से हम लोग गलत चुनाव कर लेते हैं, और गलत चुनाव कर अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को पूरे ऑप्शंस जानना जरूरी है। देखिए एक एग्जांपल है, मैं लाइफ इंश्योरेंस लेने जा रहा हूँ खुद का। लाइफ इंश्योरेंस का काम क्या है कि भैया मैं, मेरे नाम का लाइफ इंश्योरेंस है, अगर मुझे कुछ होता है, भगवान ना करे कुछ हो जाए, तो मेरी फैमिली जो है, मुझसे रिलेटेड जो है, जिनका मैंने नॉमिनी उसमें डाल के रखा हूँ, उनको फ़ायदा हो, वो लोग रास्ते पे ना आए, उनको पैसा मिले। इंश्योरेंस का सिंपल सा ही काम है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस के इतने सारे प्लान हैं और अलग अलग तरीके के प्लान हैं कि हम कंफ्यूज कि भैया कौन सा प्लान ले कौन सा नहीं। देखो हर एक चीज़ों में इसी तरीके के ऑप्शंस आए और हमें कंफ्यूज कर दिए। वैसे मार्केटिंग का तरीका है ट्रिपल सी वाला एक मार्केटिंग का कंसेप्ट है। ट्रिपल सी यानी क्या होता है भैया, पहले तो कन्विंस करना कि भैया ये प्रोडक्ट ले लो, ये अच्छा है। उसके बाद में कंफ्यूज करना यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस देना, है ना। और अगर उससे भी नहीं मानते तो उन्हें करप्ट करना यानी भैया तुम खरीदो और किसी को रेफर करो, तुमको वो प्रोडक्ट आधे दाम में मिल जाएगा। एकदम करप्ट कर दिया हमने। तो ये ट्रिपल सी का कंसेप्ट चलता है हमारे मार्केटिंग में। तो इसी तरीके से होता है कि ऑप्शंस अगर हमारे पास है तो कन्फ्यूजन हमारे पास क्रिएट होता है, लेकिन वो कन्फ्यूजन तभी दूर होगा जब ऑप्शन की सही जानकारी हमें रहेगी। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ डिबेंचर में अलग अलग 8 प्रकार के अलग अलग डिबेंचर्स होते हैं, और कौन सा बेटर होता है कौन सा नहीं ये आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। लेकिन ऑप्शंस के बारे में जानकारी मैं दूंगा आप लोगों को कि आपने कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। अभी आप पे है कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं। तो डिबेंचर्स देखे थे हमने। डिबेंचर्स यानी क्या, एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, है ना, जिसको रिस्क नहीं लेना है, नॉन रिस्की, है ना। अब उसमें 8 टाइप है। पहला टाइप है सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर यानी भैया उनके प्रॉपर्टी में लगने वाले हमारे फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स चार्ज जो हमारे जो तय हुए कंपनी के साथ वो हमको मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सिक्योर्ड, यानी कि जो सबसे पहला वाला था वही मेरा सबसे परफेक्ट डिबेंचर है, ऐसा मुझे लग रहा है ना, क्योंकि सिक्योर्ड है, नाम में सिक्योर्ड है ना, सुरक्षित।
सुरक्षित लिखा है यानी कि वो सुरक्षित ही है हमारे लिए। और उसी के नीचे देखो लिखा है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर में यानी कि भैया अगर कंपनी डूबती है तो उसके प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा आपको, वो कोई और तरीके से देगा, लेकिन अनसिक्योरिटी रहेगी वहां है। सिक्योर्ड और एक अनसिक्योर्ड हो गया, दो अलग अलग कंसेप्ट। पहले वाले में क्या था कि भैया अगर कंपनी के साथ कुछ होता है या कुछ ये होता है तो उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम करके उसमें से दिया जाएगा पैसा। तो ये इस तरीके की चीज़ें होती है सिक्योर्ड में। अनसिक्योर्ड में इस तरीके से नहीं, कंपनी सीधी बोलेंगी हमको मोहलत दो, हम तुम्हारा पैसा सूद समेत वापस करेंगे। ऐसा एक हुआ था, इसका भी एक रेफरेंस देता हूँ। इंडिया का सबसे बड़ा एक रियल एस्टेट कंपनी थी, रियल एस्टेट बोलो हर एक जगह उनका निवेश बहुत था, यानी बहुत बड़ी कंपनी थी। इवन अपने इंडियन क्रिकेट टीम को तक के स्पॉन्सर करती थी और कई सालों तक के की। नाम बता सकता है कोई? सहारा। कैप पे देखना है कैसा गोल राउंड रहता था, पहले सचिन वगैरह लगाता था, उसके बाद फिर धोनी वगैरह, धोनी के बाद है ना वो सहारा वाला लोगो हट गया। नहीं तो कैप रहती थी उसके ऊपर ऐसा सहारा का ऐसा लोगो रहता था, यहाँ जेब के ऊपर एक सहारा का एक लोगो रहता था, सहारा परिवार। तो ये वैसी दिवालिया हुई और इनके जितने भी निवेशक थे तो निवेशक को मोहलत मांगी गई और वो मोहलत लेकर धीरे 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 सबका बकाया चुका दिया उन लोगों ने। अब था अच्छा व्यक्ति, अच्छा था, भागा नहीं, जेल गया, जेल में रहकर उसने काम किया, लेकिन हर एक निवेशक के पैसे उसने वापस किए। नहीं तो बाकी के लोग पैसे बटोर कर सीधा विदेश भाग जाते, लेकिन वो भागा नहीं, है ना, क्योंकि नाम था उसका। जब वो इंडियन क्रिकेट टीम को जब स्पॉन्सर कर रहा है कितने सालों से, तो यानी कि कितना बड़ा व्यक्ति रहा होगा और कितना बड़ा वो ग्रुप समूह रहा होगा, है ना। तो ये भी होता है कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, यानी मिलेगा दोनों में, गारंटी दोनों में है, लेकिन पहले वाले की गारंटी है कि भैया अगर कुछ होता है तो हम अपना चीज़ें बेच बाच के तुमको देंगे पैसा। अनसिक्योर्ड में भैया बेचेंगे बाचेंगे कुछ नहीं, जैसे जैसे हमारे पास पैसा आएगा वैसा वैसा तुमको देते रहेंगे। अनसिक्योर्ड देंगे जरूर, ये सभी चीज़ों में देंगे जरूर, लेकिन समय सीमा का इसमें झोल है। सिक्योर्ड में जो तारीख बोले वो तारीख को मिलेगा, चाहे वो कंपनी डूबे कुछ भी हो। अनसिक्योर्ड में कंपनी डूबती है तो हो सकता है टाइमिंग चेंज हो, डेट चेंज हो, मिलेगा जरूर, सर्टिफिकेट है ना तुम्हारे पास, क्लेम कर सकते हो तुम, है ना, तो उसको झक मार के देना है कुछ भी करके। अनसिक्योर्ड में लेकिन वो ये है कि भैया प्रॉपर्टी बेच बाच के हम लोग नहीं देंगे पैसा, ठीक है, समझ में आया सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। उसके बाद आते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर और बेरर डिबेंचर। अब ये इसको हम लोग है ना थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं चेक का। चेक मालूम है ना, बैंक के चेक होते हैं। अगर बैंक के चेक देखे होंगे तुम लोगों ने तो ये चेक है, यहाँ ऊपर देखो 2 लाइन करते हैं हम लोग ऐसे, अगर देखे होंगे तो इसको बोलते हैं कि रजिस्टर्ड चेक, और अगर ऐसे 2 लाइन नहीं किए तो उसको बोलते हैं बेरर चेक। अब इसका फर्क क्या है ये बताता हूँ। रजिस्टर्ड चेक यानी कि अकाउंट पेई चेक बोलते हैं उसे। अकाउंट पेई चेक यानी अगर 2 लाइन अगर ऊपर हमने कर दिए और जिसके नाम से चेक है उसका नाम अगर हमने डाल दिए तो भैया ये चेक डायरेक्ट विड्रॉल होगा उसके अकाउंट के अंदर, उसका अकाउंट होना जरूरी है। मान के चलो मैंने डोलेश के नाम से चेक दे दिया, ऊपर 2 लाइन खींच दिया उसके कॉर्नर में, तो ये बन गया अकाउंट पेई चेक, रजिस्टर्ड चेक। तो ये डोलेश क्या करेगा, जब ये बैंक में डालेगा अपने तो वहाँ उसका अकाउंट होना चाहिए, तो वो अकाउंट में जाके वो पैसा विड्रॉल होगा। अगर डोलेश का अगर अकाउंट नहीं है तो उसे अकाउंट बनाना पड़ेगा कहीं कोई बैंक में और फिर वो चेक डालना पड़ेगा, यानी कि क्या कंपलसरी है, अकाउंट। वैसी रजिस्टर्ड डिबेंचर में भैया जिसका नाम है वही नाम रिकॉर्ड में कंपनी के पास भी रहेगा। डोलेश के नाम से डिबेंचर है तो मेरे पास, यानी मैं कंपनी हूं तो मेरे पास भी डोलेश नाम से ही रजिस्टर्ड रहेगा, और वो रिफंड होगा किसको होगा, डोलेश को ही। अगर डोलेश नहीं है तो उसने जो नॉमिनी दिया है उसको होगा, लेकिन इनके अलावा किसी को नहीं होगा। रजिस्टर्ड, वेरी सिक्योर्ड। बेरर यानी क्या होता है, अब बेरर चेक पे आते हैं। अगर मैंने चेक पे 2 लाइन नहीं खींचा, उस पर नाम लिख दिया डोलेश, ये कोई भी बैंक में जाएगा और वहाँ कोई भी बैंक में नहीं जाएगा, वो चेक देखेगा चेक कौन से बैंक का है, HDFC है, SBI है, तो वो बैंक में जाएगा और वो वहाँ देगा, तो उसको नकदी कैश गिनकर हाथ में दिया जाएगा।
अकाउंट में आया क्या अभी? नहीं, उसको बोलते हैं बेरार। समझ में? बेरार चेक सबसे घातक होता है। अगर मैंने सिर्फ साइन मार के चेक ऐसे दे दिया हूँ तो लोग अपना खुद का नाम डाल देंगे उसमें और कोई भी विड्रॉल कर सकता है, क्योंकि वो क्या है, डायरेक्ट कैश मिलेगा हाथ में, कोई अकाउंट में जाएगा नहीं। तो भैया किसने किया, क्या किया, नहीं मालूम। तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने लगाम लगाई है कि लिमिटेड इतना ही तुम बेरार में कैश ले सकते हो, अगर उससे ज़्यादा लेना है तो तुमको आधार कार्ड वगैरह सब देना पड़ता है, वो उसमें सिक्योरिटी लाई है अभी। लेकिन बेरार थोड़ा सा रिस्की होता है रजिस्टर्ड के मुकाबले। अब यहाँ आते हैं कि बेरार डिबेंचर यानी क्या है। भैया डोलेश ने मेरे पास से नहीं, अभी डोलेश नहीं, अभी लेंगे अपन श्रेयस। श्रेयस ने मेरे पास से डिबेंचर खरीदा है, बेरार वाला खरीदा है। बेरार वाला ने श्रेयस ने खरीदा है, श्रेयस को सर्टिफिकेट दे दिया मैंने श्रेयस के नाम से, लेकिन मैंने अपने रिकॉर्ड में श्रेयस नाम नहीं लिखा। मैंने सिर्फ इतना लिखा कि फलाना फलाना डिबेंचर नंबर है, ये मेरे पास खरीदा है, ये मेरे पास से विड्रॉल 3 साल बाद होगा। समझ में? तो इसको बोलते हैं हम लोग बेरार। मेरे पास रिकॉर्ड है क्या श्रेयस का? नहीं। 3 साल बाद जो भी वो सर्टिफिकेट लाएगा उसको मैं वो दे दूंगा उठा के, समझे? उसको बोलते हैं बेरार डिबेंचर। समझ गए? रजिस्टर्ड डिबेंचर वही बंदा आने को होना, अगर नहीं है तो उसका, अगर वो खुदा ना खास्ता मर चुका है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट और उसने जो नॉमिनी अपॉइंट करके गया है उसी को मिलेगा। रजिस्टर्ड सिक्योर्ड। बेरार में ऐसा कुछ नहीं, जब वो समय सीमा समाप्त हो जाएगी तो वो सर्टिफिकेट जो भी लाएगा उसको वो दे दिया जाएगा, क्योंकि उसका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। समझ में? तो इसको बोलते हैं हम लोग बेरार। उसके बाद में रिडीमेबल, इररिडीमेबल। ये हमने देखो इक्विटी शेयर में भी देखा था, लगभग पॉइंट देखो सेम लग रहा है। रिडीमेबल यानी कि भैया अगर तुमने 3 साल के लिए लिया है, 3 साल के लिए अगर लिया है तो 3 साल में के बाद जो डेट आएगी वो डेट को ही एग्जैक्ट तुमको डिबेंचर वापस मिलेगा। वो हो गया रिडीमेबल। रिडीमेबल यानी वापस लेने वाला। इररिडीमेबल भैया नहीं मिलेगा। कब मिलेगा वो मालूम है? जब कंपनी डूबेगी। याद है अपन ने इक्विटी शेयर में भी ये चीज देखे थे, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में भी देखे थे कि वो चीज कब मिलेगी हमें? कंपनी अगर डूब गई, बंद हो गई, वाइंड अप हो गई, तब जाके मिलेगा। तो यहाँ भी वही होता है, इररिडीमेबल डिबेंचर यानी तभी मिलेगा जब कंपनी वाइंड अप होंगी। यार इसके ऊपर मैंने बताया था कि यार अपना पैसा उसमें बहुत सारा दिख रहा है, अरे डबल टिबल चौबल पचबल हो रहा है, लेकिन अपन निकाल नहीं पा रहे। क्यों? भैया कंपनी अच्छी चल रही है, कंपनी, अब हम दुआ करें कि भैया कंपनी बंद हो तो हमारा पैसा हमको मिले, है ना? तो उसे ही कहा जाता है इररिडीमेबल। और यहाँ ये डिबेंचर की बात हो रही है इसलिए इररिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर में जो तारीख है वो तारीख को तुमको पैसा मिल गया, तुम्हारा डिबेंचर विड्रॉल हो गया। लेकिन इररिडीमेबल में क्या होता है कि भैया कंपनी के वाइंड अप होने की रास्ता देखो, तभी तुमको वो पैसा मिलेगा। अब देखो हर एक चीज़ों के 2 पहलू है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। उसमें सिक्योर्ड ठीक लग रहा है, रजिस्टर्ड बेरार, इसमें मेरे को रजिस्टर्ड अच्छा लग रहा है ना? रिडीमेबल रिडीमेबल अच्छा लग रहा है ना? ऑप्शन, इसलिए बोला था ऑप्शन ही कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ऑप्शन के बारे में अगर अच्छी जानकारी हो तो ही हम अच्छे से वो चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं और वो चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। इसमें भी देखो कन्वर्टेबल अच्छा लग रहा है सुनने में, नॉन कन्वर्टेबल थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो कन्वर्टेबल क्या होता है? अब इसमें देखो मैंने डिबेंचर तो ले लिया ताव में, भैया मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ था, मैंने डिबेंचर में डाल दिया भैया, लेकिन यार 1 करोड़ डाल दिया मैंने, 5 साल के लिए लॉक कर दिया और मेरे को 1 करोड़ का सिर्फ 10 लाख रुपए ऊपर का मिलेगा 5 साल के बाद, कम लग रहा है यार। ये काम करता हूँ ना, इसको इक्विटी शेयर में डाल देता हूँ, तो कुछ ड्यूरेशन टाइम पीरियड में मैं अपने डिबेंचर को कन्वर्ट कर सकता हूँ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, काय में भी, लेकिन वो एक ड्यूरेशन होता है। इसके ऊपर एक एग्जांपल दिया था, देखो लॉकिंग पीरियड होता है ना? लॉकिंग पीरियड का मैंने एक एग्जांपल लिया था कि भैया 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, वो 15 दिन के अंदर अगर तुमको वापस लेना है पैसा या कुछ करना है या चेंज करना है तो आप उसमें कर सकते हो, है ना? तो वैसे ही इसमें भी होता है, हर एक इन्वेस्टमेंट में होता है एक लॉकिंग पीरियड होता है, ठीक है? तो यहाँ भी कुछ एक लॉकिंग पीरियड रहेगा, उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। सिर्फ यही कन्वर्ट नहीं कर सकते हो भैया, डिबेंचर अगर श्रेयस ने अपने नाम से लिया है, अब भाई उसको वो अपने जिगरी यार आकाश के नाम से करना है तो वो भी कन्वर्ट कर सकता है, कन्वर्टेबल होता है। नॉन कन्वर्टेबल में ऐसा कुछ नहीं, भैया श्रेयस ने खरीदा है, श्रेयस ही चालक और मालक, ना वो इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है, ना प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर सकता है, ना वापस निकाल सकता है, भैया नॉन कन्वर्टेबल है
अब उसको वो मिलेगा तो वो तारीख के बाद ही मिलेगा। समझ में आया? ऑटो के ऑटो समझ में है इजी। इसी का डायग्राम देखो यहाँ मैंने बनाया हूँ, थोड़ा सा पॉइंट वाइज बनाया हूँ। 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया अपन ने। पहला है सिक्योरिटी बेस के ऊपर डिबेंचर, जिसमें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड है। दूसरा है ट्रांसफर बेसिस पे, ट्रांसफर में रजिस्टर्ड और बेरार, है ना। तीसरा है रीपेमेंट, जब वो वापस लेंगे तो उसके हिसाब से रिडीमेबल इररिडीमेबल। उसके बाद में कन्वर्शन, है ना। तो नॉन कन्वर्ट और कन्वर्ट वाला देखे हमने, तो ये कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल वाला। तो इसको मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ और 4 कैटेगरी में डिवाइड करके उनके पॉइंट दिया हूँ। अगर सिर्फ ऐसा और ऐसा भी लिखे ना तो मार्क मिल गए, एक एक लाइन ऐड कर देने का उसमें, है ना, अपने मन से। बिल्कुल बिल्कुल पूछते हैं, मैं बोला ना, मैं वही वीडियो बनाता हूँ जो पूछता है पेपर में। नहीं तो तुम्हारे बुक में बहुत सारा चीज़ें, लेकिन अगर उतना अगर पढ़ेंगे, भैया अभी तो बैंक में तो जाना नहीं है अपने को, सिर्फ अभी 12th पास करना है। अगर इसको वास्ट में पढ़ना है तो भैया उसके लिए ग्रेजुएशन है अपने पास। अभी अपने को क्या देखना है भैया, मैक्सिमम स्कोर कितना करना है 12th में, है ना। तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज पूरे वीडियो बना के दे रहा हूँ, और ये भी गारंटी देता हूँ कि जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ वो पेपर में पूछेगा तो पूछेगा जरूर। 90% चांसेस है। अब 10% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि उसके जगह कोई दूसरा क्वेश्चन दे दे, लेकिन वही क्वेश्चन देगा जो अपन पढ़ रहे हैं, इसी में से कुछ ना कुछ रिलेटेड देगा। 10% चांसेस वो भगवान को दे दिए अपने, लेकिन 90% चांसेस है कि वही चीज़ पूछेगा जो मैं यहाँ करके दे रहा हूँ। मैं 100% भी बोल सकता हूँ कि 100% वही उतरेगा, लेकिन 100% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि 10% मैंने भगवान को दे दिया हूँ कि हो सकता है कुछ भी हो टाइम पे, लेकिन 90% चांसेस वही है कि जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो पेपर में उतरेगा तो उतरेगा ही। इसीलिए 17-18 सालों से आज तक 10th और 12th में अपने पास कोई फेल नहीं हुआ है। यही कारण है अपने पास कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो पेपर में उतरता जरूर है। यही है मेरे 17-18 सालों का पूरा एक्सपीरियंस। ठीक है, तो NSA व्लॉग में आपका स्वागत है। नीलेश्वर एकेडमी NSA आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, फॉलो कीजिए। मेरे वीडियोस को देखते रहिए और ज़रूरतमंदों के साथ भी ये वीडियो साझा कीजिए। और आपको कौन सा टॉपिक पे और वीडियो चाहिए तो ये भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट कर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।